नमस्कार दोस्तों। कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे राजी सेठ जी की कहानी गमे हयात ने मारा। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आज सुनिए गमे हयात ने मारा। मैंने उसे तुरंत ही पहचान लिया था। विशाल सहन के बीचों बीच रखे बड़े हवन कुंड के उस पार वाले हिस्से में वह अपने घुटनों को बाहों में घेरे दत्त चित्त बैठी थी। लपटों से बनती भाप की थरथराहट के पास उसका चेहरा अचानक मेरी पकड़ में आया था। वह थी चन्नी। माथे की ढलुआं गोलाई को काटती सुघड़ नाक, भरे भरे होंठ, दंत पंक्ति में दाएं को अलग से उठा हुआ दांत जो दोनों होठों के मिलाप को बाधित करता था। चेहरा पहले से ज्यादा भरपूर, माथे पर बड़ी सी बिंदी जिसके चलते सारा मुखमंडल नया सा लग रहा था। उससे लगकर जो व्यक्ति बैठा था शायद उसका पति होगा। मैंने उमग कर अपनी बाह उठाई, सिर के ऊपर से जाकर हिलाई उसे सत्कारते हुए। आंख मिली थी, पहचान चटक हुई थी, पर वह साझा क्षण उसी निमिष टूट गया था। मुझे लगा उसी ने टूट जाने दिया है, मुंह फेर लिया है। अविश्वास को भ्रम का सहारा दे देना सहज लगा। हवन के समाप्त होने की प्रतीक्षा की। ओम अग्नये नये सुपथा। पंडित जी उपासना मंत्रों के निकट पहुंच चुके थे। अपनी दोनों फैली हथेलियां ऊपर को उछाल जैसे रहे थे। लोगों को उपासना मंत्रों के उच्चारण में सम्मिलित होने को उकसा रहे थे। अनुष्ठान के अंत तक आते तो वातावरण काफी सामूहिक और समावेशी हो चला था। मृत्यु के प्रसंग की प्रगाढ़ता पिघल रही थी। अब जेठे को पगड़ी पहनाने की रस्म, फिर दान दक्षिणा, फिर सामूहिक रूप से उचारा जाता शांति पाठ। बंद आंखें अपने अपने आसनों पर खड़े हो चुके लोग ओम शांति 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 ओम। ओंकार की पिछड़ती लय अभी डूबी भी नहीं थी कि मैं भीड़ काटकर सहन के उसी हिस्से में पहुंच गई थी। वह वहां नहीं थी, वह कहीं भी नहीं थी। मेरी अधीरता ने उसे लगभग हर संभव जगह ढूंढा। भीड़ छितरने लगी थी। मैंने गेट के पास ऊंचाई पर के एक कोने में अपने को स्थित किया। वहां जल्दी ही मृतक के सगे संबंधी कतार बांधे हाथ जोड़े आगतों को विदा करने के लिए खड़े हो जाने को थे। मेरे देखते देखते परिजनों के आमने सामने खड़ी कतारों के बीच एक गलियारा जैसा बन गया था, जिसमें से होकर गुजरता हर व्यक्ति मुझे साफ दिख रहा था। भीड़ छट गई थी, वह कहीं नहीं थी। जाने कब तिरोहित हो गई थी। मैं जैसे ठगी सी गई, समझ नहीं पाई कि यह मेरी अवहेलना है या उसके घाव अब भी हरे हैं। यह चन्नी का वर्तमान है जिसमें वह अचानक इस तरह प्रकट हुई। चन्नी का अतीत भी है जिसमें एक दुर्घटना है। दुर्घटना ने चन्नी के जीवन की निरंतरता को तोड़ दिया है। क्या वह अब भी बीच में बिछी सुरंग में से गुजर रही है? चन्नी के अतीत में मैं भी हूं, उसमें शामिल नहीं हूं, पर उसके साथ चलते चलते उसे देख सुन रही हूं। अतीत के लड़ते भिड़ते लांघते फलांगते दृश्य इस समय मेरे सामने हैं। मैं और चन्नी स्कूल जा रहे हैं इकट्ठे, खेतों खलिहानों पगडंडियों को लांघते फलांगते, निमौलियां बीनते, कच्ची इमली आम और जामुन बटोरते, हरे छोलिए की झाड़ियां उखाड़ते, रहट वाले कुओं पर रुकते, दृश्य को जी भर निहारते, छल छल पानी में पैर छपछपाते। यह सब दृश्य मेरे लिए नए हैं, खूब रोचक और उत्तेजक। चन्नी इन सब चीजों से एक रस है, भीतर तक घुली हुई आनंदित। मेरे पिता चन्नी के कस्बे में जिला विकास अधिकारी के पद पर स्थानांतरित होकर आए हैं। पिता की उस कस्बे में पोस्टिंग मेरी नागरिक समझ को खूब रोमांचित करने वाली है। मैंने यहाँ आकर 10वीं में दाखिला लिया है। चन्नी उस कक्षा में 1 साल पहले से पढ़ रही है, शायद पिछले साल फेल हो चुकी है।
वैसे भी वह मुझसे उम्र में बड़ी है। चन्नी का असली नाम चंद्र कुमारी गुप्ता है। यह नाम उसकी बुआ ने रखा है। ऐसा चांद का सा नाम उसकी माँ तो रख ही नहीं सकती थी। ऐसा चन्नी कहती रहती है। अपनी माँ से उसकी बिल्कुल नहीं पटती। फिर भी वह हर समय अपनी माँ के राग अलापती रहती है। हमारा घर अनाज मंडी में है। चन्नी भी वहीं रहती है। हम दोनों मंडी के ऊपर बने चौबारों जैसे घरों में आस पड़ोस में रहते हैं। इसीलिए साथ साथ स्कूल जाते हैं। मंडी से स्कूल का फासला 1.5 मील का है, पर इस फासले को छात्रों द्वारा पैदल ही पाटने का वहां चलन है। मंडी का इतिहास भूगोल मेरे लिए उतना ही नया है जितना यहाँ की और सब चीजें। 2 सदर दरवाजों वाली चौखुंटे आकार वाली विशाल 4 दीवारी, जिसमें 24 घंटे गहमा गहमी मची रहती है। यह गल्ले की आढ़त और अनाज के थोक व्यापार की मंडी है। मंडी का दृश्य कुछ कुछ ऐसा है। जगह जगह अनाज की ढेरियां, बोरियां, मवेशी, खुली और जुती हुई बैलगाड़ियां, दुकानों के सामने लटके भीमकाय तराजू, ढेरों व्यापारी, मजदूर, पट्टेदार, गुड़ की भेलियां, भिन भिनाती मक्खियां, तेल घी के पीपे, 24 घंटे जलेबियां छानते एक हलवाई की दुकान, मंडी के बीचों बीच एक हैंडपंप, एक परोपकारी कुआं, जिससे पानी की गागरें भर भर कर झीवर ऊपर बने घरों में पहुंचाते हैं। दुकानों की गद्दियों पर स्थापित लाला चौबारों की चढ़ती उतरती स्त्रियों को कनखियों से ताकते तौलते रहते हैं। नीचे गल्ले की दुकानें हैं, ऊपर घर। नीचे पुरुष हैं, ऊपर स्त्रियां, बच्चे। नीचे का सब कुछ दृश्य है, ऊपर का सब कुछ अदृश्य। नीचे से देखने पर दिखती हैं लंबाई में नीचे तक फहरती चुन्नियां, साड़ियां, या फिर दुकान के साथ साथ लगी सीढ़ियों में से अचानक प्रकट होती स्त्रियां। स्त्री प्रायः एक सीढ़ी से उतरकर दूसरी सीढ़ी पर चढ़ जाती है। वह चादर से इतनी ढकी होती है कि चलता फिरता लबादा जैसी लगती है। घरों से बाहर आने जाने का यही एक रास्ता है। जो कोई भी कहीं आता जाता है, नीचे बैठे लोगों को दिखाई देता है। चन्नी खूब स्वस्थ है, खूब सुंदर। नख शिख वाली सुंदरता उतनी नहीं जितनी गोलाई चिकनाई वाली सुंदरता। खूब कसे गोल गुलाबी गाल, चंचल आंखें, दाईं ओर दंत पंक्ति के बीच एक उठा हुआ दांत जो दोनों होठों को अधखुला रहने देता है। इस मुद्रा में चेहरा और ज्यादा सुंदर लगता है। उसे देखकर लगता नहीं है कि वह रोज मां से पिटकर आती है। सिर को ढके रखने के लिए पल पल दुपट्टे तक पहुंचते उसके हाथ सदा दिखाई देते रहते हैं। उसके नाखूनों पर झांकते चिकनाई के निशान उसके घर की कहानी कहते हैं। हर समय सिर ढकने और गले के पास दुपट्टे को दोनों छोरों से पकड़े रहने की मजबूरी उसकी नहीं, उस कस्बे में रहने की है जहां ऐसा ही लड़कीपन चाहा और सराहा जाता है। खेतों, पगडंडियों, फसलों, कुओं से बतियाने और दोस्ती करने का ढंग मुझे चन्नी ने ही सिखाया था। मंडी का सदर दरवाजा छोड़कर सड़क पर आते ही वह कहीं से एक संटी तोड़ लेती और ईख की खड़ी उठान को छेड़ती, झचकोरती, गाती जाती। उसके इस जीवंत खिलंदड़ेपन को मैं मुंह बाय देखती। वातावरण से इतना एक रस, इतना तन्मय देखकर यह अंदाजा लगाना कठिन था कि वह आज भी मां से पिटकर आई होगी। वह लगभग रोज ही अपनी मां से पिटती है, यह सूचना भी चन्नी की ही दी हुई होती। बकौल उसके, उसकी मां को उससे वैर है, क्योंकि चन्नी के पैदा होते ही उसके ऊपर वाला भाई हैजे से मर गया था। मां के हिसाब से यह घर में चन्नी के अशुभ पदार्पण की छाया है। स्कूल से वापसी पर ईख का खेत पार करते ही सरदारी का कुआं दिखाई देने लगता। कुएं को देखते ही चन्नी का तेवर बदल जाता। कंधे से बस्ता उतारकर वह एक कोने में पटक देती। सिर से दुपट्टा उतारकर कमर में बांध लेती। सैंडल खोलती, जूतों की उस जोड़ी को अपने नीचे रखकर पानी की निकासी के लिए बनी मेड़ के किनारे धसक कर बैठ जाती। उन छोटी छोटी नालियों में ठंडा पारदर्शी पानी बहता होता।
वह अद्भुत मनोहारी दृश्य होता। बैलों की जोड़ी गोल गोल घूमती, रहट से पानी खींचता, टीन के डिब्बे गुड़ुप गुड़ुप पानी उलटते और नालियों की राह पानी खेतों को चल निकलता। चन्नी आपा भूलकर बहते पानी में पैर डाले बैठी रहती। स्कूल के टिफिन का आधा बचाया गया खाना निकालकर वह बगल में रख लेती। ऐसा लगभग रोज रोज होता। मेरा बेचैन होना चन्नी के चैन में होने के साथ साथ चलता। चन्नी के कुर्ते पर फैलते कीचड़ के निशान मुझे बेतरह परेशान करते। तिस पर घर पहुंचने में देरी का डर। चन्नी उठना, जल्दी चल, नहीं तो मेरी मां मारेगी। चुप बैठ। पेड़ों पर बैठे तोतों को देखते चन्नी मुझे झिड़क देती। बताया नहीं था, मेरी माँ तो पूरी पागल है। जब मुझे पीटने लगती है तो उसका झोंटा खुल जाता है और फिर तो वह एकदम पागल लगती है। मैं तो चुड़ैलों जैसा उसका चेहरा देखती रहती हूँ। पिट रही हूँ इस बात की तो मुझे याद ही नहीं रहती। ऐसी बातें मैंने कभी सुनी नहीं थी। ऐसी माँ भी मैंने कभी देखी नहीं थी। उसकी माँ की मूर्ति का खाका मैंने घर जाकर अपनी माँ के सामने खींचा था। सोचा था खुश हो जाएगी, तुलना में अपने को अच्छा मानेगी, पर माँ थी कि चिंता में पड़ गई थी। पिताजी से खुसफुस में लग गई। नतीजा यह कि दशहरे की छुट्टी के बाद मेरे स्कूल जाने लौटने के लिए मैकू का साइकिल रिक्शा बांध दिया गया। मैकू घर वालों का मुंह लगा रिक्शा वाला तो क्या, पूरा गार्जियन था। पल पल की खोज खबर रखता। चन्नी का और मेरा साथ इस तरह छूट गया। मुझे खूब बुरा लगा। चन्नी के चलते मैं कोई दूसरी दुनिया देख रही थी। मुझे लगा शायद चन्नी को भी इतना ही बुरा लगा होगा, पर तब मुझे मालूम नहीं था कि चन्नी के मन में दूसरों के दर्दों के लिए जगह नहीं है। हो सकता है मेरा साथ छूट जाने से चन्नी को सुविधा ही मिली हो। नहीं तो क्यों सरदारी का ही कुआं, क्यों देर, क्यों बचाया हुआ खाना, क्यों वैसी तन्मयता और अतिरेक की देह को पड़ती मार मार ही न लगे। पहुंचे हुए लोगों की तरह अपने से अलग होकर वह अपनी माँ की त्वरा देखती रहे। कस्बे के इतिहास भूगोल के चलते हो सकता है यह दयालु कृपालु कुआं ही चन्नी नरेंद्र के लिए असली लोकल रहा हो। फरवरी का अंत का दिन, लीप ईयर की पूंछ लगी होने के कारण वह दिन सदा याद रह जाने जैसा है। वैसे भी उस दिन मेरे छोटे भाई का जन्मदिन मनाया जाना था। मंडी की ऊंची दीवारों में उगते सवेरे को एक उन्मादी आर्तनाद ने जगाया था। हवा को लपेटती दारुण चीखें, चीखों का पीछा करते चार दीवारी में धीरे धीरे हो हल्ला गाढ़ा हुआ था। पता लगा अनाज के सबसे बड़े व्यापारी चौधरी चतुर सिंह चंदेल के लड़के नरेंद्र और घी तेल के सबसे बड़े आढ़ती गोकुल चंद गुप्ता की लड़की चन्नी ने विष पीकर आत्महत्या कर ली है। रेशम का कुर्ता पहनकर मरे नरेंद्र की ऐंठी हुई मुट्ठी में एक मुड़ा तुड़ा पत्र पाया गया था। उसमें जो तफसील दर्ज थी वह कुछ कुछ इस अर्थ की थी। प्रेम की राह में रोड़े अटकाने वाले पिता को दंड और अपने दोनों की एक साथ मुक्ति। आगे फिर मुक्ति की योजना का खुलासा किया गया था कि कैसे गुलाबी चुन्नी ओढ़कर चन्नी भी अपने घर में ठीक उसी समय जहर खाएगी। पर आखिरी आरजू यह है कि अर्थियां उठाई जाएं एक साथ। मंडी के सदर दरवाजे से दोनों अर्थियां साथ साथ निकलें, इकलौते की इच्छा मानकर। चौधरी चतुर सिंह चंदेल की संस्कारी अहंकारी उठान पर ऐसा हिंसक वार, वह भी अपने बेटे द्वारा। बेटा भी इकलौता, जिसे इकलौता ही रहना था, क्योंकि चौधराइन की जनाना क्षमताओं में चिकित्सा की गलत दखलंदाजी से खोट पैदा हो गया था। पंतनगर विश्वविद्यालय से कृषि विज्ञान में ऊंची डिग्री लेकर आते बेटे के चर्चे अभी तक लोगों की जुबान पर ताजा थे। सुना था इस मौके पर चौधरी ने सोने के मूठ वाली एक छड़ी नरेंद्र को दी थी और रिश्तेदारों में गिन्नियां बांटी थी। अपनी खाल खिंचवाकर बेटे से जूते सिलवा सकते थे चौधरी, पर बनिए की बेटी के हाथ में सपूत का भविष्य नहीं सौंप सकते थे। प्यार होता है,
होता रहे। बछड़े मुंह मारते हैं, मारते रहें। यह सब तो राजसी मिजाज के लक्षण हैं। असली बात तो गठबंधन की है, खानदान की लीक और रक्त की शुद्धता की। ठाकुरों का पुंसत्व पुश्तों से इसी तरह अपने बीजों की रक्षा करता आया है, किसी से मूछ नीची नहीं की। अब भी क्यों करेंगे? क्या बनिए की छोकरी से मात खा जाएंगे? हूर की परी क्या कोई एक यही छोकरी है? हूर की परी का फंदा चौधरी समझते ना हो, ऐसा नहीं था। संताप विलाप में टूटते संतुलन के माहौल में कितनी ही पोशीदा बातें जाहिर होती गई थी। चौधरी का रोना था कि वह तो चन्नी के अजीब तरज के अंकुराए गदराए जोबन से वैसे ही खबरदार थे। कसे कुर्ते और चुन्नटदार चुस्त चुन्नी में बनी संवरी चन्नी को सीढ़ियां उतरकर दरवाजे तक जाते हुए जब वह कनखियों से देखते तो कुल पुरोहित की मार्फत राजकुमारी की तलाश की मुहिम तेज कर देते। उम्मीद बन आई थी कि मुहिम रंग लाती। वह कोई ऐरे गैरे तो थे नहीं कि सामने वाले के लालच और जोश खरोश की ताब न ला सकें। यह सब कुछ दिन चलता रह सकता था। अगर सुनार मातमपुरसी में आया तो थर थर कांप रहा था। वही शायद अपना पाप धोने के लिए अपनी कम अकली का किस्सा बारंबार बयान करता रहा था। ऐसे हिलक हिलक कर उसे रोते देखा तो पास खड़े बुजुर्ग ने तसल्ली दी, चुप रहो बरखुरदार, तुम्हारा क्या कसूर? यह तो होनी थी जो तुम्हारी देह में दाखिल होकर बैठ गई। नहीं तो जैसे इतने दिन चल रहा था और चल जाता, छोरा अपने आप संभल जाता। सुनार हाथ बांधे उनके सामने खड़ा है। गांव तकिए के सहारे मसनद पर बैठे चौधरी ने देखा, कुछ दिन पहले जड़त वाली एक मुंदरी आई थी हुजूर, रकम वसूली नहीं पाई। वैसे तो मर जाता खादिम, तकाजा न करता, दुकान आपकी है, पर वहम सा मन में आया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ताबेदार के साथ आपने रकम भिजवाई हो और वह बेईमान हो गया हो। वैसे मैं क्या जानता नहीं कि बेटे की तालीम याफ्ता होने पर जो बाप गिन्नियां बांटे वह क्या किसी की रकम दाब लेगा। पर हुजूर, अगर बुरा लगा हो तो गुनाह मुआफी। मुंदरी? कब? चौधरी पीले पड़ गए। गल्ला खोला, 100-100 के नोटों की एक गड्डी उधर फेंकी। लो गिन लो जितने बनते हैं और दफा हो जाओ। चट मसनद से उतरकर उन्होंने गुरगाबी में पैर फंसाए। सुनार घिघियाया, रुकिए हुजूर, यह क्या गजब कर रहे हैं? अपने हाथ से गिन कर दीजिए, भूल चूक हो गई तो। पर चौधरी का ध्यान कहीं और था। मुनीम को पैसे गिन लेने का इशारा किया और खुद बाहर निकल आए। समझ गए मुंदरी कहाँ गई? बेटा दुष्यंत बनने को उतावला है। जाता हूं कुतिया के बाप को देखता हूं। उनकी पीठ के पीछे सोने की गांठें पक्की करने में लगा है तेलची। चौधरी घी तेल के व्यापारी गोकुल चंद गुप्ता को इसी नाम से पुकारते थे। गुप्ता को दुकान से बाहर खींचकर फिर से कसने उमेटने का इरादा मन में लिए चौधरी ने मंडी का आधा ही सहन पार किया था कि पिछली बार की झड़प में गुप्ता का उनके मुंह पर फेंका गया फिकरा याद आया। चल चल, पहले तू अपना घर देख, फिर दूसरे को चोर बनाना। यहां पहुंचकर चौधरी हर तरह से पतले पड़ते थे। पलट आए, दनादन सीढ़ियां चढ़ गए। वहां इकलौते से जमकर कहा सुनी हुई। पुरानी नस्ल नई नस्ल से बुरी तरह भिड़ी, सो उसका यह नतीजा। इतना आत्मघाती, आत्महंता। पछाड़ खाती चौधराइन और रेशमी कुर्ते में पल पल नीले से काले होते शव को वहीं छोड़कर चिंगाड़ते बाघ की तरह क्रुद्ध चौधरी गोकुल चंद की सीढ़ियों के नीचे आ खड़े हुए थे। वह तमतमाहट मंडी में हर किसी ने देखी। जाड़े के दिन शरीर पर केवल बांहदार बनियान, कमर में फेंटा, आंखें क्रुद्ध लाल। म्लेच्छ चांडाल, बाहर निकल, बढ़ा अपनी अर्थी। यह मत समझना मैं तेरी छोरी को दुल्हन की तरह लेने आऊंगा। चौधरी चीख रहे थे। इस ललकार का उधर कोई असर होता नहीं दिखा। चौधरी हलकान हुए जा रहे थे,
पर उधर एक अटूट चुप्पी। खिड़कियां दरवाजे बंद, न चीख न पुकार न क्रंदन न विलाप, एक सुन्न सन्नाटा। चौधरी बौखला गए। तू क्यों रोएगा, क्यों रोएगा, तेरी तो छोरी गई, टंटा खत्म। कहते कहते वह लपक कर सीढ़ियां चढ़े और गोकुल चंद के दरवाजे पर 2 हत्थड़ मारने लगे। दरवाजा फिर भी नहीं खुला तो चौधरी का क्रोध पशुबल में बदलने लगा। अंदर खदबदाती हिंसा को हर हाल में अपना शिकार चाहिए था। अंततः दरवाजा खुला। जो लोग चौधरी के पीछे पीछे सीढ़ियां चढ़कर गए थे, उनके कथनों की कितनी ही चिंदियां हुई थीं, जो पूरे साल मंडी के आकाश में चीलों की तरह मंडराती रही थीं। कोई चौधरी के लाचार ढहने की बात कहता था, कोई तड़फड़ाते क्रोध की, कोई कैसे उस कांपती मिमियाती बछिया के सामने चौधरी का लाचार पौरुष एक घायल चीत्कार में जर्रा जर्रा हुआ था। सुना गया, पहले तो गुप्ता दोनों बाहें ताने दरवाजे को रोककर खड़ा रहा, पर चौधरी का इतना तन्नाया हुआ तेज वार सहन नहीं हुआ। पटकी जो ली तो सीधा तख्त से जा टकराया। माथे पर छुलछुल रक्त उछल आया। फुतकारता सा उठा, लपक कर अंदर गया, झोंटा पकड़कर सुबकती चन्नी को खींचता हुआ बाहर ले आया और चौधरी के पैरों के पास ऐसे पटक दिया जैसे कसाई के सामने पशु। ले ले ले, तू मरी नहीं है छोरी, अब कर ले इसका जो करना हो। पगलाए से गोकुल चंद के मर्दाने हाथ अब चन्नी की पीठ को तबले की तरह पीट रहे थे। चौधरी औसुन्न गुम, जैसे पैर चिपक गए हों, मुंह बाय देखते जा रहे हैं कि चन्नी अपने पिता द्वारा बेतहाशा धुनकी जा रही है, जगह कुजगह उघड़ रही है। अब मुद्रा टूटी, आगे बढ़े। गोकुल के हाथ अदबीच पकड़े, मरोड़े और परे धकेल दिया और खुद सीढ़ियां उतरने को वापस मुड़े। स्तब्ध हुई मंडी में अब एक दहला देने वाला लहरदार चीत्कार रमा हुआ था। बेटे की मृत्यु की दारुणता और निरर्थकता अब जाकर चौधरी पर पूरी तरह गरजी थी, विक्षिप्तता बनकर बरसी थी। ऐसा सिरकूट चीत्कार, उस अर्थी की यात्रा मंडी की दीवारों तक को याद होगी। कंधे पर अंगोछा रखे अपने घर की निचली सीढ़ी पर शव यात्रा में जाने को तैयार खड़े गोकुल चंद को देखकर चौधरी उस पर झपटे थे। एक हांफती हुई फुतकार, मेरी किस्मत तेरे जैसी क्यों न हुई। बीच बचाव करते लोगों ने गोकुल चंद को साथ चलने से बरज दिया। व्यर्थ घावों पर नमक छिड़कना। उसके बाद की घटनाएं जल्दी जल्दी घटी थीं। विषाद, अवसाद, संवेदना के प्रसार में मंडी बुरी तरह घायल पड़ी थी। चौधराइन को बार बार आती मूर्छा जल्दी टूटती नहीं थी। नरेंद्र के चौथे से पहले ही चन्नी मंडी से गायब कर दी गई थी। इतनी जल्दी गोकुल चंद ने उसे कब कहां भेजा कोई नहीं जानता। 2-3 महीने के अंदर ही अंदर वह अपना धंधा समेटकर खुद भी मंडी से चलता बना था। मेरे पिता का भी 10 महीने में स्थानांतरण हो गया। यह सूचना कुछ खास महत्व की नहीं। पता नहीं चन्नी वहां रहती होती तो उसकी क्या दुर्गति होती। उठवा दी जाती या मरवा दी जाती। मंडी के लोग उससे कैसे पेश आते, मुंह बिचकाते या उसके जीते होने की खैर मनाते। देखा जाए तो उसकी नियति की सुरंग कितनी सकरी थी। मर जाने में तो हानि थी ही, जी जाने में भी हानि। अजीब सिलसिला था। मृत्यु बचाव दे सकती थी, जीवन नहीं। और वह थी कि शहादत के इतिहास में जाते जाते एक मनुष्य की तरह उठकर बैठ गई थी। कौन उसे सेहरा पहनाने को उत्सुक होता। कोई नहीं जानता उस रात के निचाट अंधेरे में क्या हुआ था। चन्नी ने विष पिया नहीं था, या पिया था तो निष्प्रभाव रहा था। निष्प्रभाव रहे होने के हक में कोई तर्क नहीं जाता। जानते समझते इस आत्महंता कर्म में अपने को झोंक देने की उसकी इच्छा पर विश्वास भी नहीं आता। जाने कैसे इस समय मेरे सामने एक और दृश्य चटक होता जा रहा है। शायद दुर्घटना से 2 या 3 दिन पहले की बात होगी।
मुझे छत पर अचानक ही चन्नी दिखी थी। उसने हाथ में सीख की लंबी झाड़ू पकड़ रखी थी और बनेरे से लगी ध्यान मग्न खड़ी थी। शायद छत साफ करने आई होगी। मैंने बुलाया तो आई नहीं, वहीं टिकी खड़ी रही। तुम भी तो आ सकती हो, बोली तो स्वर रूखा था। मैं गई तो सही, पर उसने कोई बात शुरू नहीं की। उखड़ी सी लगी, शिथिल, निरुत्साह, आंखें डूबी हुई, कोरी, अनजान। मुझे अजीब सा लगा, क्योंकि चन्नी और चहकना एक ही वस्तु के पर्याय लगते रहे हैं। पढ़ाई कैसी चल रही है? मैंने ही उसे ठेला। तू अंधी है? वह चिढ़कर बोली। मैं तो 10-15 दिन से स्कूल नहीं जा रही, पर तुझे क्या? तू कॉलेज जो पहुंच गई है, लाट साबनी। मैं हतप्रभ हुई। कारण देख नहीं सकी थी। देख सकी होती तो मुझे बुरा ना भी लगता, पर मुझे बुरा लगा था। चन्नी पर बुरा भला लगने का कोई प्रभाव पड़ा हो, ऐसा नहीं लगा। वह वैसी ही गुम, बेध्यान सी रही। जरा ही देर में वह झाड़ू में से सींकें खींच खींच कर तोड़ने लगी थी। ऐसा करने से झाड़ू की मूठ ढीली होने लगी थी। यह तुम क्या कर रही हो चन्नी? मैं झल्लाई थी। मेरे मन में उसकी मां का विकराल चेहरा उभर आया था, पर उसने अपनी क्रिया जारी रखी। झाड़ू को छत विछत करती रही, फिर उसे एक ओर फेंक कर सीढ़ियां उतर गई। इस क्रिया का क्या अर्थ लगाऊं, मैं नए सिरे से सोच रही हूं। जिंदगी से प्रस्थान करने की खीज, क्षोभ, या कि वह अंतर्भाव कि उसे तो इस रंगमंच को छोड़कर जाने की इच्छा नहीं है। वह तो नरेंद्र है, जिसे अपने पिता को दंड देना है, और जो भी नरेंद्र तय करे, चन्नी को उसके साथ खड़े रहना है। मेरे मन को यह प्रश्न भटकाता है कि अगर अपने कर्म की नियामक चन्नी स्वयं होती, तो हो सकता है वह किसी दूसरी तरह से लड़ती, कोई दूसरा रास्ता चुनती। तलछट को थूक कर जीवन से भी जीवंतता का कण कण छीनने वाली चन्नी, कौन जानता है कहाँ चूकी होगी। मृत्यु का चेहरा डरावना लगा होगा, या जीवन का लोभ उन किशोरी हाथों में भारी तुलने को छटपटाया होगा। हो सकता है ऐसी साझी योजना न रही होती तो आवेश में कुछ भी कर बैठना आसान लगता, पर योजना की सुरंग में पहले मृत्यु के विचार के साथ अंदर घुसना, फिर दिनों, फिर घंटों, फिर क्षणों में सिमटती टिक टिक के साथ जीते जागते, देखते समझते एक अंत को चरितार्थ करना। हो सकता है नरेंद्र साथ होता तो भीतर का बल बना रहता, चाहे यह बल कितना ही आत्महंता था। अपने को, माता पिता को, समाज को दंडित करने की हिंसा से भरा हुआ। फिर चन्नी का एकाएक लुप्त हो जाना, जैसे किसी भंवर में खदबदाता जल अचानक जम गया हो। 5.5 सालों के अंतराल के बाद चन्नी मुझे अब दिखी है यहाँ, प्रदीप के पिता की 13वीं पर। मैंने उसे तुरंत पहचान लिया था। पहचाना उसने भी था, पर पहचान को माना नहीं था। मैं आहत हुई थी, पर क्यों आहत हुई? चन्नी के लिए मैं नहीं, कुछ और हूं। अतीत के घेरे से उठता हुआ कोई प्रेत। शायद शर्मिंदगी, शायद जवाबदेही, शायद चन्नी अभी उभरी नहीं है। पता ही नहीं जीवन को वह किस भाव से देख रही है। श्रद्धांजलि, पश्चाताप या पलायन? यह अध्याय बंद हो गया है, ऐसा सोचा था, पर ऐसा नहीं है। चन्नी फिर मुझे अचानक दिखाई दे गई। जिस बस में मैं बैठी हूं, वह शास्त्री नगर के स्टॉप पर आकर रुकी है। शास्त्री नगर टर्मिनल से पहले उसका स्टॉप है, इसलिए बस में छिटपुट यात्री बच गए हैं। फिर भी नीचे खड़े यात्री अधीर हो रहे हैं। पंक्ति आगे बढ़ रही है। मैं खिड़की पर हूं। हठात निगाह ने उसे पकड़ लिया है। चढ़ने वाले यात्रियों की पंक्ति में वह भी है। पंक्ति धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। कंधे पर काला झोला लटका है। साथ में नीले फ्रॉक और लाल रिब्बन वाली एक बच्ची है। बच्ची को देखकर मुझे खूब खुशी हुई है। पता ही नहीं लगा ऐसा कैसे हुआ। मेरी बांह निरायास खिड़की के बाहर लटक कर हिलने लग गई है।
मुंह से पुकार फूट चुकी है। चन्नी, ओ चन्नी, जल्दी आ। उतावली में मैं अपनी छोटी सीट छोड़कर दाईं ओर की लंबी सीट पर खिसक चुकी हूँ। पीछे मुड़कर देखती रही हूँ। एक एक कर यात्री बढ़ चुके हैं। बस चल चुकी है। चन्नी कहीं नहीं है। रो दूं ऐसी खिन्नता में धंसती जा रही हूँ। चन्नी को हो क्या गया है? होने को इतना ही तो हुआ है कि फैसला प्रेम के हक में होता होता जिंदगी के हक में हो गया। यह भी क्या कोई छोटी बात है चन्नी? तुम क्या फिर से तुम नहीं हो सकती चन्नी? पर चन्नी वहां थी कहां जो सुनती? सोचा नहीं था चन्नी फिर दिख जाएगी। हम दोनों जरूर किसी आसपास के पड़ोसी मोहल्लों में रहते हैं, इसलिए उन्हीं उन्हीं रास्तों को पाटते काटते हैं। इसी तरह अचानक गुजरते टकराते हैं। आज भी वह मुझे दिखी है अपनी ही कॉलोनी के बाजार में। अब यह फलों की दुकान है। चन्नी जमीन पर बैठी है। पेटी में से सेब चुन चुनकर दुकानदार को दे रही है और तौल देने का संकेत कर रही है। बैठ जाने से उसकी कमर पर मातृत्व की स्थूल छापें टिकी दिखाई दे रही हैं। लाल रिब्बन वाली लड़की बगल में खड़ी है। इस समय इस असावधान मुद्रा में चन्नी तक पहुंच पाना एकदम आसान है, पर नहीं भी है। आदान प्रदान के जिस छोर तक मुझे पहुंचना है, वहां चन्नी एकदम अंतर्ध्यान है, निषेध से भरी हुई, अप्रस्तुत। वहां पहुंच जाना मेरी इच्छा का पराक्रम हो सकता है, उसकी इच्छा का बल नहीं। मेरा मन खिन्न हो गया है। दौड़कर बच्ची को उठा लेने और चन्नी को चौंका देने की इच्छा को मैंने त्याग दिया है। खंबे की ओट में उतनी ही दूरी पर मैं ठिठकी खड़ी हूं, उसके चले जाने की प्रतीक्षा कर रही हूं। मेरे मन में ना कोई जिज्ञासा है, ना कोई उत्सुकता। जान गई हूं मैं उसके लिए अतीत का प्रेत हूं। इस तरह मत भागो चन्नी। तुम कैसे भी जैसे भी चाहो जियो। मैं तुम्हें अपनी ओर से कभी पहचानने नहीं आऊंगी। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं।